नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और लगातार आज दूसरे सत्र में बाजार में जोश है और आरबीआई ने जो बूस्टर दिया है रेट कट का, बाजार में चौतरफा बाहर देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर लीडरशिप की भूमिका में फिर से निफ्टी बैंक है। 400 पॉइंट की फिर से आज तेजी हम देख रहे हैं 850 पॉइंट की रैली के बाद शुक्रवार को जो रैली आई थी। सवाल यह है कि बाजार की तेजी क्या ऐसी ही जारी रहेगी या फिर बाजार के लिए कोई स्पीड ब्रेकर्स आएंगे? अगर आपको नया निवेश करना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कौन से सेक्टर यहां से अब आकर्षक दिख रहे हैं? और ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को अगर मिला दें तो आपके लिए आकर्षक मौके विद इन सेक्टर बन कहां पर रहे हैं शेयरों में? इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं और एक दिग्गज एक्सपर्ट को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ में मार्केट के महारथी के तौर पर। सिस्टमेटिक्स ग्रुप के को हेड ऑफ इक्विटीज एंड हेड ऑफ रिसर्च धनंजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। सर, आरबीआई ने 2-3 फ्रंट पर सरप्राइज किया। एक तो रेट कट 0.5%, दूसरा सीआरआर में भी 1% का कट और स्टांस भी चेंज किया, उसको लेकर भी लोग थोड़ा सरप्राइज हुआ होगा। आप जरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि बाजार में यहां से कोई बहुत बड़े कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं है? थोड़े से ये टैरिफ वाली टेंशन है बट ये भी धीरे धीरे सबसाइड कर रही है और जो यहां से लोग निवेशित हैं उनको निवेश और बढ़ाने की जरूरत है, अगर अभी तक वेट एंड वॉच वाले मोड में अभी तक थे। तो मेरे हिसाब से जो सरकार का और आरबीआई का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। तो आरबीआई को अगर हम सरकार को देखें तो सिर्फ सरकार जो है फिजिकल कंसोलिडेशन मोड में है, उसको फिजिकल डेफिसिट वगैरह मैनेज करना है। आरबीआई से इन्होंने डिविडेंड वगैरह लिया है और वो अपना टैक्स बॉयंसी के जो हो सकता है वो कम हो रहा हो उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी का भी उन्होंने काफी बढ़त दिखाया है मोबिलाइजेशन का। तो बेसिकली एक तरफ में आपका फिजिकल कंसोलिडेशन है, सपोर्ट का जो डिमांड साइड में कम है। लेकिन अगर आरबीआई की तरफ देखें तो आरबीआई काफी एक्सपेंशनरी पोजीशन ले लिया है। मतलब इफ यू लुक एट द जो क्यूमुलेटिवली जो इन्होंने दिसंबर लास्ट ईयर से अब तक का जो इन्होंने मेजर्स लिया है काफी एकोमोडेटिव है। और ये एक तरह से जो पोस्ट पेंडेमिक जो रिस्पांस था कुछ सिमिलैरिटी है उसमें। तो बेसिकली लिक्विडिटी काफी बढ़ रहा है। हमारे अनुमान आरबीआई के जो पॉलिसी है उसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि करीब करीब 9 लाख करोड़ का इन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रखा है। ये सब जो ओएमओ वगैरह लेके, डॉलर स्वैप वगैरह लेके और ये रेपो ऑक्शंस वगैरह लेके। तो अगर हम सीआरआर कट का जो इन्होंने अनाउंस किया है वो अगर वो हम इंक्लूड कर ले तो हमारे अनुमान से रफली अब 13 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो इन्होंने कर रखा है पिछले दिसंबर से। और ये करीब करीब 5.5% हुआ फिजिकल बैंक डिपॉजिट का। ये काफी बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है। मुझे लगता है इससे जो है मार्केट में जो है थोड़ा बेटर रुझान आता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी जब बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस आता है जो ऑलरेडी था, करीब 2.5 लाख करोड़ का एक्सेस लिक्विडिटी था, प्लस ये जो डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, प्लस ये जो सीआरआर कट कर रहे हैं, तो ओवरऑल लिक्विडिटी काफी बढ़ जाता है। सो नॉर्मली मार्केट इस सिचुएशन में बेटर होता है। अलावे जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो अभी ये क्लियर हो गया है कि मतलब जो नेगोशिएशन हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में वो एक तरह का डिस्कशन राउंड में आ गया है। पहले वो काफी कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट था, तो बेसिकली वो भी थोड़ा बहुत एक तरह का एबिंग हो रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये टैरिफ सिचुएशन पूरी तरह से चला जाएगा, ये डिस्कशन मोड में है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में जो जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो कुल मिला के फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट इट इज अ गुड सिग्नल आई वुड से। और मार्केट मल्टीपल्स वैल्यूएशन पे ये बेटर इम्पैक्ट होगा ना। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि भाई अर्निंग्स आएगा कि नहीं, ग्रोथ आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होता है जो इश्यूज इकोनॉमी फेस करता है ग्लोबल टैरिफ के हिसाब से या डोमेस्टिक वेज ग्रोथ, कंजम्पशन डिमांड। जो आप देखेंगे रिजल्ट्स में वो क्लियरली दिख रहा है कि वो काफी मॉडेस्ट ग्रोथ है इफ यू लुक एट कंज्यूमर कंपनीज। और प्राइवेट केपेक्स भी काफी मॉडेस्ट है। तो
एटलीस्ट सेंटिमेंटल स्टैंड पॉइंट और वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट और रिटेल फ्लो स्टैंड पॉइंट के लिए ये जो मेजर्स है वो बेटर है। और आई वुड से अनसर्टेनिटी लेवल थोड़ा कम हो रहा है, वो भी अच्छा प्रभाव दे सकता है। गुड सिग्नल्स, तेजी का दौर है और ये दौर जारी रहेगा। धनंजय जी, इट्स गुड टू हियर यू। मानसी दिस साइड, ऑफ कोर्स आरबीआई की तरफ से बूस्ट, एफआईएस के बाइंग के इंडिकेशंस आना शुरू हुआ है, डीआईएस के लगातार बाजार को सपोर्ट और इकोनॉमी के बेहतर हालात। कह सकते हैं कि मंदी के बादल भारतीय बाजार के लिए आप छटते हुए नजर आ रहे हैं। इफ देर आर गुड सिग्नल्स, धनंजय जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि फिर भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो बनाने की स्थिति में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके रेडार पर हैं और समय आने पर कौन से सेक्टर्स में निवेशित होना चाहिए? ये क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट और सरकार और आरबीआई मिला के ये कंजम्पशन डिमांड के तरफ इनका रुझान है। अगर आप देखेंगे तो मतलब लास्ट ईयर इन्होंने इनकम टैक्स कट भी किया, आगे जाके जो है वो पे कमीशन सरकारी मुलाजिमों के लिए आ रहा है, तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होगा बाद में। प्लस आप लेवरेज कंजम्पशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं रेट ईजिंग वगैरह करके। और अगर आप देखेंगे तो बैंकों का जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो भी काफी ईज करा है इन्होंने। तो बेसिकली जो लेवरेज कंजम्पशन सेक्टर्स है वो बेटर करेंगे, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स वो बेटर करेंगे। तो बेसिकली ऑटो है, ऑटो में जैसे आपका टू व्हीलर्स हो गया या इवन आई वुड से पैसेंजर व्हीकल्स, जो जो बेसिक लेवल पे एंट्री लेवल कार्स विच हैव नॉट बीन डन वेल, सो वो सब हो सकता है इससे इम्पैक्ट हो। सरकार का ये भी रुझान है कि वो रिटेल वो रूरल सेक्टर को फेवर कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर्स वगैरह है और कंज्यूमर गुड्स जनरली जो है लोगों का ये मानना है कि ये सेक्टर बेटर करे। और ये सारे सेक्टर थोड़ा स्ट्रेस में थे और अंडर परफॉर्मेंस में थे, तो बेसिकली वो सब इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, रेट सेंसिटिव में आई वुड से ये रियल एस्टेट सेक्टर काफी सेंसिटिव होता है, तो बेसिकली लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बना रहे और शॉर्ट टर्म रेट्स इंटरेस्ट रेट्स अगर अगर सॉफ्ट रहे तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थोड़ा बेटर होता है। फिर बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में मेरे हिसाब से ये होगा कि आपका जो मार्जिन प्रेशर है वो बना रहेगा। तो बेसिकली अगर अगर लॉन्ग टर्म फंड का डिमांड अगर कम रहे तो कंपटीशन बैंकों में रिटेल लेंडिंग में बढ़ जाएगा, इसलिए आपका स्प्रेड पे इशू होगा। आरबीआई ने सीआरआर कट भी किया है तो उससे थोड़ा बहुत बफर आता है, बट मेरे हिसाब से कंपटीशन हावी रहेगा और प्रेशर बना रहेगा, तो वो रहेगा। दूसरा, आपका जो एनबीएफसी सेक्टर है उसको बेहतर हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर मार्केट से फंड उठाते हैं और बैंकों से फंड उठाते हैं लेंडिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से उनका जो है कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो थोड़ा एडवांटेजियस सिनेरियो पे हो सकता है। और आरबीआई ने एक और चीज किया है कि गोल्ड लोन के लिए इन्होंने जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो टाइटन करने की बात हो रही, तो कल इन्होंने वो भी रिलैक्स कर दिया है। तो 75% से उन्होंने 85% कर दिया है। तो बेसिकली ये काफी प्रेशर था कुछ स्टेट से, और गोल्ड लोन बोरोवर्स पे जो टाइटनिंग हो रहा था लेंडर से वो भी थोड़ा रिलैक्स किया है। तो मेरे ख्याल से वो गोल्ड लोन लेंडर्स जो हैं उनको भी वैल्यूएशन में बढ़त मिल सकता है। तो ये सारा ओवरऑल मतलब मार्केट पे व्यू है और ये सब सेक्टर्स ठीक कर सकते हैं। ठीक है, विस्तार से धनंजय सर ने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ आपके लिए मौके बन सकते हैं। एनबीएफसीज और गोल्ड लोन की फाइनेंसिंग जो कंपनी करती है उनके लिए तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा ये पॉलिसी अच्छी रही है। सर, एक चीज़ और बताइए कि एफआईज का पैसा उतना आया नहीं है भारतीय बाजारों में। क्या ये मान के चलें कि पॉलिसी उनको भी ल्योर करने में कामयाब होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर इंटरेस्ट रेट कट से ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। हालांकि एक कंसर्न है वो ये कि अगर चाइना अमेरिका के बीच में अगर सुलह होती है तो और चाइना में ग्रोथ लौटती है, अब थोड़ा पैसा शायद उधर जा सकता है।
यूएस में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में स्पाइक है, 4.5% के आसपास 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर की है। इस सिनेरियो के बीच में भारत कितना आकर्षक डेस्टिनेशन बनेगा एफआईज के लिए? देखिए, ऐसा है कि पिछले 8 सालों में अगर देखें, 8 सालों में करीब करीब 5 साल ऐसे रहे हैं जिसमें कि या तो एफआई फ्लोज फ्लैट है या निगेटिव है। 3 साल रहे हैं जिसमें कि बहुत स्ट्रांग फ्लोज रहे हैं। और जब ये स्ट्रांग फ्लो रहता है तब यूएस फेडरल रिजर्व जो है मॉनेटरी ईजिंग कर रहा होता है, या तो क्वांटिटेटिव ईजिंग या रेट कट्स कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर ये सिनारियो बन रहा है आगे की भी कि भाई वो रेट कट्स ना करे, यहाँ पे इन्फ्लेशन स्पाइक अप होने की संभावना है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लोज आ सकता है। आई वुड से इन द रन अप टू द टैरिफ वॉर जो है अप्रैल के आसपास, तो तब तक नेगेटिव था काफी, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, बट आई वुड से इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं हम कर सकते। अलावे ये भी है कि रिलेटिव वैल्यूएशन में और अर्निंग्स ग्रोथ में, इफ यू लुक एट द रिलेटिव वैल्यूएशन, मतलब पीईजी जिसको बोलते हैं, वो वैल्यूएशन में अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो देर आर अदर मार्केट्स विच आर चीपर, एज आपने मेंशन किया चाइना जो है वो परफॉर्म नहीं किया है, तो हो सकता है वहां पे भी अंडरवेट है एफआईआई, वहां पे फ्लोज आ सकता है। ये जब टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था अप्रैल में, तो ये मानना था कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिव में इंडिया इज बेटर, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगा वगैरह, ये सब सारा सारा स्टोरी चल रहा था। इसके कारण लोगों को ये अनुमान था कि एफआई फ्लोज यहाँ है, थोड़ा बहुत आया भी है, बट आई वुड से दैट वो सारा स्टोरी चेंज हो गया क्योंकि टैरिफ रिजाइन भी चेंज हो गया है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि फ्लो जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा आकर्षित हो बनिस्बत की भारत की। तो भारत में बेसिकली इंडिया में क्या है कि आरबीआई का महत्व बहुत ज्यादा है, वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, वो यू नो देर न सवेर वो मार्केट में फ्लो आ जाता है। तो ये कई बार हमने देखा है पिछले 10 सालों में। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर ओवरऑल आपका नज़रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपके एनालिसिस सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूवर्स को भी एक 360 डिग्री एनालिसिस मिल गई। अक्रॉस द ग्लोब क्या कुछ हो रहा है, उससे भारतीय बाजार पर कितना असर पड़ेगा उसको लेकर। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए, बाजार में तो एक्शन है